भूमि पर अपने अग्नि शक्ति ग्रंथ को खोजने आए तो वो ग्रंथ उन्हें कहीं भी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर एक गुफा में उस ग्रंथ को विद्युत नाम का वो लड़का पढ़कर खुश हो रहा था। उस ग्रंथ का दिव्य ज्ञान विद्युत के दिमाग में प्रवेश कर चुका था। अपनी दादी की बताई हुई जड़ी बूटियों को लाने जब विद्युत पहाड़ी पर चढ़ा तो उस पर बिजली गिरी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपनी झोपड़ी में पाया। विद्युत को उसकी दादी प्यार भरी डांट पिला रही थी कि तभी विद्युत को कुछ याद आया और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, दादी, मेरा भाला कहां है? यह सुनकर दादी ने उसके लॉकेट को हैरानी से देखा। तभी विद्युत फिर से बोला, अरे दादी, लॉकेट नहीं, भाला, मेरा काला भाला। इस पर दादी चिल्लाकर बोली, चिल्ला क्यों रहा है? मैं बूढ़ी हूं, बहरी थोड़ी हूं। फिर खो दिया भाला। कितनी बार कहा है कि वो तेरे पिता का भाला है, एक महान हथियार है वो। उससे तेरे पिता ने न जाने कितने बड़े बड़े योद्धा मारे और हराए हैं, पर तू है कि अपना भाला भी नहीं संभाल सकता। विद्युत गुस्से से सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हाँ हाँ जानता हूं, कितनी बार बताया है आपने, लेकिन कभी मुझे यह भी बता दो कि मेरे पिता कौन है और हम अपना घर छोड़कर यहां क्यों रह रहे हैं। इस पर दादी बोली, और मैंने कितनी बार बोला है, जब तक तू इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि अपनी रक्षा खुद कर सके, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। विद्युत गुस्से से उठकर बाहर जाने लगा। इस पर उसकी दादी बोली, कहां जा रहा है अब? विद्युत झोपड़ी से बाहर जाते हुए बोला, और कहां जाऊंगा दादी, अपना भाला ढूंढने जा रहा हूं। विद्युत जैसे ही कमरे से बाहर निकला वो घबरा गया। उसका शरीर डर से कांपने लगा और उसके कदम ऐसे रुक गए जैसे वो पत्थर का बन गया। तभी उसकी दादी झोपड़ी से बाहर आई और उन्होंने उसकी पीठ पर कस के हाथ मारा। विद्युत इससे अनजान था, इसलिए जैसे ही दादी का हाथ उसकी पीठ पर लगा वो लड़खड़ाकर सामने जमीन पर गिर गया। तभी एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज आई, तुम तो बहुत कमजोर हो लड़के, इतने हल्के हाथ से चित हो गए। अपना मजाक बनते देख विद्युत फुर्ती से उठा और बोला, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ताकतवर हूं, वो तो बस। इतना कहकर विद्युत अपना सिर खुजलाने लगा। अच्छा, तो कौन से स्तर के योद्धा हो तुम? विद्युत उसके सवाल पर चुप हो गया। पर तभी विद्युत की गर्दन पर एक और थप्पड़ पड़ा और विद्युत फिर से लड़खड़ा गया। इस पर बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, तुम बहुत कमाल के लड़के हो। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने विद्युत को देखते हुए उससे पूछा, तुम इसे ढूंढ रहे हो? विद्युत ये सुनकर उसकी ओर देखने लगा। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक भाला था जो सोने की तरह चमक रहा था। विद्युत खुश हो गया, लेकिन तभी वो बोला, ये मेरा भाला है, पर ये छोटा कैसे हो गया? मेरा भाला तो 5 फुट का था, ये तो एक कटार की तरह छोटा हो गया है। इस पर बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें यह भी नहीं पता कि हथियार को अंदरूनी ऊर्जा की मदद से छोटा, बड़ा और गायब भी किया जा सकता है। और उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथ को उस भाले पर फेरा और वो फिर से बड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी ने भाले को तेजी से विद्युत की तरफ फेंका, पर विद्युत ने जब देखा कि भाला उसकी तरफ आ रहा है तो वो कांपने लगा, क्योंकि उसने आज तक कभी भी भाले का इस्तेमाल नहीं किया था। तभी उसे रात वाला पहाड़ी का किस्सा याद आया। उसकी आंखें चमकी और उसने उछलकर हवा में भाले को पकड़ लिया और फिर हवा में घूमते हुए भाले को अपनी कमर में टांग दिया। यह देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो हैरानी से बोला, तुमने ये कला कहां से सीखी? विद्युत ने मन ही मन में सोचा, ये मैंने क्या कर दिया? ये बूढ़ा आदमी वही था जो लीडर ऋतिक वेदा के साथ उस महिला योद्धा से हवा में अग्नि शक्ति ग्रंथ के लिए लड़ रहा था। विद्युत ने मन में सोचा, कहीं इसको पता चल गया कि इसका ग्रंथ मेरे पास है तो ये मुझे जान से ही मार डालेगा। विद्युत ने मन ही मन में सोचा और बोला, मेरे बाबा एक महान योद्धा थे और मैंने ये उन्हीं से सीखा है बचपन में, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कोई आम लड़का नहीं,
बल्कि इस राज्य का होने वाला सबसे कम उम्र का महान योद्धा हूं। एक बात और, तुम्हारी जान मैंने ही बचाई है। विद्युत सीना तान कर बोला। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, वो कैसे? मेरी जान तो मेरे मित्र लीडर ऋतिक वेदा ने बचाई थी। मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं वहां। तभी विद्युत बोला, अच्छा, लगता है बूढ़े होने के कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो गया है। तुम भूल गए हो शायद। सोचो और बताओ कि क्या तुमने लीडर ऋतिक वेदा को बुलाया था? नहीं ना? वो तो मैंने ही सैनिकों को चकमा देकर मीनार की बड़ी मशाल को जलाया था। वो खतरे से आगाह करने का जरिया है हमारे साम्राज्य में, जिसे देखकर ही लीडर ऋतिक वेदा वहां आए थे। वो तो मैंने तुम्हें आसमान से गिरते हुए देख लिया था, वरना कौन मदद करता तुम्हारी? बूढ़ा आदमी हैरानी से चौंक गया और अपनी अंदरूनी शक्ति के माध्यम से विद्युत को देखने लगा, पर वो विद्युत को और उसकी शक्ति को जांचने में असमर्थ था। इसलिए बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम इतनी दूर आसमान से मुझे गिरते हुए कैसे देख सकते हो? ये तो कोई 3 स्तर का योद्धा ही कर सकता है। विद्युत बोला, देखो, तुम बहुत अधिक सवाल पूछ रहे हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस राज्य का सबसे ताकतवर जवान योद्धा हूं। अब जब तुमने मेरा भाला और मुझे घर लाकर मेरी मदद की है, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता। मेरी नजर बहुत तेज है। ये दूर के हमले और खतरे महसूस कर सकती है। जब उस खूबसूरत महिला ने अपनी शक्ति को बढ़ाकर लोगों की नजरों पर हमला किया था, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, और मैंने आसानी से पूरी लड़ाई देखी थी कि तुमने कैसे अपनी शक्ति से बड़ा धनुष बनाया और लीडर ऋतिक वेदा ने राज्य पर कवच चढ़ाया और अपना रूप बदल लिया। बूढ़ा आदमी विद्युत की बात सुनकर हैरान हो गया था। वो हैरानी से विद्युत को देख रहा था, लेकिन तभी विद्युत बोला, अब तुम्हारे सवाल पूरे हो गए हों तो क्या मैं जा सकता हूं? विद्युत ने इतना ही कहा था कि एक और थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और इस बार विद्युत के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। इस पर बूढ़ा आदमी हंसने लगा। तभी बूढ़ी दादी बोली, नालायक, जानता भी है ये कौन है? ये इस राज्य के रक्षक के मित्र हैं और एक महान योद्धा भी है, और तू इनसे बहस कर रहा है। ये ले, इन्हें चाय दे। विद्युत अपनी गर्दन को सहलाते हुए चाय देने लगा और धीरे से बोला, देखिए, मुझे जल्दी जाना है। 2 दिन बाद राज्य में मुकाबला है, जिसमें जीतने वाले को वार करने की एक नई तकनीक और इनाम मिलेगा। मुझे उसमें भाग लेना है, इसलिए आप जल्दी जल्दी चाय पी लीजिए। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो रास्ते में पूछ लेना। बूढ़ा आदमी बोला, पर तुम्हें हमला करना आता है? विद्युत बोला, वो तो नहीं आता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई तकनीक खरीद सकूं, और सीखने के लिए भी पैसे नहीं है, पर मुझे बचाव करना आता है। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा चलो, हम रास्ते में चलते चलते बात करेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उस बूढ़े ने दादी से मजाकिया लहजे में कहा, दादी मां, इजाजत दे, मैं चलता हूं। आपकी चाय अच्छी थी, इससे मेरे जख्मों को आराम मिला। मैं कभी कभार आपसे मिलने आया करूंगा। बूढ़ी दादी बोली, बेटा जरूर, अगर इस बुढ़िया से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। तभी मौके का फायदा उठाते हुए विद्युत बोला, दादी, मैं इनको बाजार ले जा रहा हूं। ये यहाँ नए हैं, इन्हें सामान खरीदना है। बूढ़ा आदमी हैरानी से विद्युत की चतुराई देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दादी ने कहा, ठीक है, ध्यान रहे, इन्हें परेशान मत करना। बूढ़ा आदमी और विद्युत दोनों राज्य के बाजार के रास्ते पर चलने लगे। तभी विद्युत बोला, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक योद्धा हो और तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जो चाहे वो पूछ सकते हो। विद्युत बोला, आपका नाम क्या है? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, पर मुझे आपका नाम तक नहीं पता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम, मुझे योद्धाओं में टाइगर कहा जाता है। मेरी रफ्तार और शक्ति के सामने तुम्हारे राज्य के लीडर
ऋतिक वेदा भी घुटने टेक देते थे। इस पर विद्युत बोला, रहने दीजिए, मुझे मूर्ख मत बनाइए। मैं एक योद्धा हूं। भले ही आपकी शक्ति मुझसे अधिक हो, पर आप लीडर ऋतिक वेदा से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। बूढ़ा आदमी बोला, तुम जो चाहो समझो। तभी विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बूढ़े टाइगर, ये ठीक है? बूढ़ा आदमी चौंका और बोला, बूढ़ा टाइगर, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। एक योद्धा को यह शोभा नहीं देता कि वो अपने से ऊंचे स्तर के योद्धा का मजाक उड़ाए। विद्युत बोला, समझदार हो। अच्छा, तो मुझे माफ करना। बूढ़े थामा जी, ये बताइए, आपके माथे पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी? विद्युत के मुंह से यह सवाल सुनकर टाइगर चौंक गया। उसकी आंखें छोटी हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। तभी उसके शरीर से ऊर्जा का सैलाब निकलने लगा। ये देखकर विद्युत हड़बड़ाकर पीछे हट गया। अरे, आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। शांत हो जाइए। बूढ़े थामा ने खुद को संभाला और कहा, विद्युत, यह बहुत लंबी कहानी है। अभी तुम्हें मुकाबले में भाग लेना है। देखो, हम पहुंच गए। ये रही तुम्हारी मंजिल, शक्ति महल। जैसे ही विद्युत ने द्वार देखा तो वो चौंक गया। वहां सैकड़ों योद्धा कतार में खड़े थे। ये देखकर विद्युत हैरान रह गया और बोला, इतने सारे योद्धा, मैं शक्ति महल में कैसे जाऊंगा? बूढ़े धामा बोले, यही तो मुझे देखना है, तुम भीतर कैसे जाते हो। तुम योद्धा हो ना, तो साबित करो अंदर जाकर। विद्युत ने देखा कि दरवाजे पर एक स्तर के योद्धा खड़े थे जो वीर बन चुके थे और लोगों को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा था। तभी किसी ने विद्युत को धक्का दिया और साइड में कर दिया। ये काले कपड़े पहने 15 लोगों का समूह था। विद्युत से रहा नहीं गया और वो बोला, अंधा है क्या? धक्का क्यों दिया? उस लड़के ने मुड़कर हंसते हुए कहा, अरे ये तो विद्युत है, इस राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा। उस लड़के का नाम था तेजस, राज्य के ताकतवर दल के लीडर, विराट का घमंडी बेटा। वो शक्ति स्थल में शक्ति परीक्षण के लिए आया था ताकि मुकाबला जीतकर देवताओं से अपना पहला अस्त्र प्राप्त कर सके और रक्षक ऋतिक वेदा से नई तकनीक इनाम में प्राप्त कर सके। तेजस बोला, माफ करना महान विद्युत, मैंने ही आपको देखा नहीं। फिर वो हंसते हुए दोबारा बोला, भिखारी कहीं के, तू इस मुकाबले के लायक ही नहीं है। अभी तक अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया तूने और मुकाबले में भाग लेने आ गया। विद्युत बोला, अच्छा, किसने कहा कि मुकाबले में भाग लेने के लिए अपना पहला चक्र जागृत करना जरूरी होता है? यह तो तुझ जैसे कमजोर लोगों का काम है। तभी तो तू पिछले साल मुकाबले के पहले भाग में ही बाहर हो गया था। वहां खड़े लोग विद्युत की बात सुनकर हंसने लगे। ये देखकर तेजस का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? हाथ पैर तोड़ दो इसके। मैं भी देखता हूं ये कैसे हिस्सा लेता है मुकाबले में। तभी एक योद्धा जो काले कपड़े में था छलांग लगाकर विद्युत के सामने आ गया। अब लोगों का ध्यान शक्ति स्थल के महल से हटकर मुकाबले की तरफ हो गया। लोग कहने लगे, वो देखो, वहां लड़ाई होने वाली है। तभी एक लड़के ने कहा, ये तो तेजस है, लीडर विराट का बेटा। ये लड़का तो गया, अब इसके हाथ पैर टूटेंगे। दूसरा लड़का बोला, जो भी हो, इस बहाने मुकाबले को देखने का मजा तो मिलेगा। उधर बूढ़े थामा भी वहां की स्थिति को देख रहे थे। तभी वो विद्युत से बोले, विद्युत, क्या तुम्हें मदद चाहिए? विद्युत ने उत्तर दिया, नहीं, इसे मैं खुद संभाल लूंगा। बूढ़े थामा मन ही मन में बोले, ये लड़का बहादुर है और लोगों का ध्यान आकर्षित भी कर लेता है। चलो देखता हूं इसे क्या क्या आता है। इसके शरीर पर जो निशान है वो मामूली नहीं है। तभी वो योद्धा विद्युत पर अपनी शक्ति से प्रहार करने लगा। विद्युत ने अपने पैरों को इतनी तेजी से पटका कि वो योद्धा 10 से 12 फीट दूर जाकर गिरा। नाराज होकर उस योद्धा ने अपनी कमर से तलवार निकाली। उसकी तलवार पर हल्की रोशनी सी थी और जैसे ही उसने उस तलवार से हमला किया, एक छोटा सा धमाका हुआ। यह धमाका वहां हुआ था जहां पर विद्युत खड़ा था। वैसे तो धमाका छोटा था, पर किसी को घायल करने के लिए काफी था। इससे वहां धूल उड़ने लगी।
वो योद्धा हंसते हुए बोला, ये तो बहुत कमजोर था, एक ही हमले में ढेर हो गया। ये कहते हुए वो अपने साथी की तरफ देखकर हंसने लगा। क्या होगा जब बूढ़े थामा को पता चलेगा कि उनका अग्नि शक्ति ग्रंथ विद्युत के पास है? ये तेजस क्या किरदार निभाएगा? कितनी शक्ति है इसके पास? क्या हुआ है विद्युत को? क्या वो जिंदा है या तेजस के आदमी के हमले का शिकार हो गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रहस्य, रोमांच और फैंटेसी से भरपूर कहानी ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विद्युत बूढ़े थामा से बातचीत करते हुए शक्ति महल के दरवाजे तक पहुंच गया था। वहां उसका सामना तेजस नाम के लड़के से हुआ था। तेजस ने विद्युत पर हमला कर दिया था। सबको लग रहा था कि विद्युत ढेर हो गया है और इसलिए सामने का नजारा देखकर तेजस और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। इधर बूढ़े थामा, जिन्हें सिल्वर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था और जो एक महान योद्धा थे, आसानी से देख सकते थे कि विद्युत ने उस हमले को रोक लिया था। सभी की नजरों के बीच विद्युत ने अपने भाले से शक्ति के प्रहार को रोका और उसे हवा में घुमाकर दुगनी रफ्तार से उसी योद्धा की ओर वापस भेज दिया। जब यह प्रहार वापस आया तब इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। इससे पहले कि वो योद्धा संभल पाता, विद्युत का हमला उसकी छाती पर जा लगा और वो 10 फुट दूर जाकर गिरा, जिसके साथ ही एक छोटा सा धमाका हुआ और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। कुछ देर बाद जब धूल छंटी तो सभी ने देखा कि एक पतला लड़का हाथ में भाला पकड़े बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके हिसाब से विद्युत हारने वाला था। सभी को हैरान होते देख विद्युत ने मुस्कुराकर तेजस की ओर देखा। वहीं दूसरी ओर विद्युत के हाथों अपनी बेइज्जती होते देख तेजस को गुस्सा आ गया और उसने इशारा किया। उसका इशारा पाकर तुरंत 2 और योद्धा आगे आए। स्थिति बिगड़ते देख बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही हार चुके हो? अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस लड़के से दूर चले जाओ, वरना मुझे तुम्हें सबक सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद सभी में खौफ नजर आने लगा। स्थिति को संभालने के लिए शक्ति स्थल की देखरेख कर रहे योद्धा बाहर आए। उनमें से एक, जिसके सीने पर 2 सितारे थे, आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, श्रीमान, कृपया शांत हो जाएं। मैं शक्ति स्थल के बाहरी दस्ते का कमांडर विजय हूं। कमांडर विजय को अपनी शक्ति से यह आभास हो गया था कि सामने खड़ा इंसान उससे कहीं अधिक ताकतवर है। विजय को देखकर थामा बोले, तुम्हें बड़ों का आदर करना आता है, लेकिन तुम्हारी शक्तियां मुझे कुछ भी सिखाने योग्य नहीं है। यह सुनकर कमांडर विजय ने तेजस और उसके साथियों की ओर घूर कर कहा, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मुकाबले में भाग ही नहीं लेने दूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम किस दल से आते हो। कमांडर की कड़ी नजर से तेजस के पसीने छूटने लगे और वो बड़बड़ाते हुए बोला, आप गलत समझ रहे हैं। लड़ाई पहले इस लड़के ने और इस बूढ़े ने शुरू की थी। ये कहते हुए उसने विद्युत और थामा की ओर इशारा किया। विजय तेज आवाज में गरज कर बोला, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज है या नहीं? ये कुछ स्तर के योद्धा है। लगता है मुझे लीडर विराट से मिलना होगा तेजस, क्योंकि तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। कमांडर के मुंह से अपने पिता विराट का नाम सुनकर तेजस सहम गया और झिझकते हुए माफी मांगने लगा। विजय की नाराजगी के बावजूद उसने थामा से माफी मांगी और फिर विजय की ओर विनम्रता से देखने लगा। विजय ने कहा, अपने गुरु का पत्र लाओ और कल शक्ति स्थल में आ जाना। तेजस ने पत्र सौंप दिया और विजय भीड़ की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, मुकाबले में भाग लेने का समय समाप्त हो चुका है। जो बचे हैं वो 6 माह की प्रतीक्षा करें, निराश ना हो। कमांडर विजय की बात सुनकर सभी योद्धा निराश होकर वापस लौटने लगे। तभी विद्युत ने गंभीर आवाज में विजय से कहा, कमांडर विजय, नमस्कार। मैं भी इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूं।
कृपया मेरा नाम भी लिख लें। विजय ने एक पल के लिए थामा की ओर देखा और कहा, लाओ अपना पत्र दिखाओ। विद्युत एक पल के लिए हैरान हो गया और बोला, मेरा कोई गुरु नहीं है। विद्युत की बात सुनकर कमांडर विजय ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, ओह, मुझे माफ करना विद्युत। राजघराने पर हुए हालिया हमले के कारण एक नया नियम बना है कि बिना गुरु के पत्र के मुकाबले में भाग नहीं लिया जा सकता। विजय की बात सुनकर विद्युत निराश हो गया और मुड़कर जाने लगा कि तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, मैं इसका गुरु हूं। मेरा नाम आचार्य थामा है। राजघराने के रक्षक मेरे मित्र हैं। आप उनसे मेरी जानकारी ले सकते हैं। ये रही मेरी मोहर। बूढ़े थामा ने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक मोहर प्रकट हो गई। कमांडर विजय चकित होकर बोले, क्या मैं आपका स्तर जान सकता हूं? बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लगता है तुमने मेरी मोहर को ध्यान से नहीं देखा। ये एक गुप्त मोहर है जो राजघराने के द्वारा सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने विशेष सेवाएं दी हो। आचार्य थामा की बात सुनकर विजय मुस्कुराकर बोला, मुझे क्षमा करें, आजकल ये मोहर बहुत कम देखने को मिलती है। मैंने अपनी जिंदगी में ये मोहर दूसरी बार आज देखी है। बूढ़े थामा बोले, मुझे कागज दीजिए। मुझे पत्र के नए नियम की जानकारी नहीं थी। विजय के एक इशारे पर एक सैनिक कागज ले आया और बूढ़े थामा ने आराम से उस पर अपनी मोहर लगा दी। विजय मोहर को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया और वो उनके पैर छूने के लिए झुकने ही वाला था कि थामा बोले, कमांडर विजय, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया मेरी पहचान इस लड़के के सामने प्रकट न करें। विजय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। बूढ़े थामा ने विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लो, तुम कल समय पर आ जाना मित्र। कमांडर विजय ने जब सुना कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति विद्युत को मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो स्वयं उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी बूढ़े थामा का नाम लेकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। विद्युत ने खुशी से उछलते हुए कहा, क्या आप सचमुच मेरे मित्र बनना चाहते हैं? बूढ़े थामा हंसते हुए बोले, क्यों नहीं। तुमने बहादुरी के साथ अपने से अधिक शक्ति और उम्र वाले योद्धा को उसकी शक्ति से हराया। ऐसा साहस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तुम तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। मुकाबले में शामिल होने की बात सुनकर विद्युत ने आचार्य थामा से मुस्कुराकर कहा, मित्र देखना, एक दिन मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। विद्युत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तभी बूढ़े थामा गंभीर आवाज में बोले, विद्युत, एक बात का ध्यान रखना, हम मित्र हैं। ये बात किसी और को मत बताना। विद्युत ने कहा, ठीक है, पर तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारा नाम टाइगर है। मैंने सुना कि तुम्हारा नाम थामा है, इसलिए अब से मैं तुम्हें श्रीमान थामा ही कहूंगा। बूढ़े थामा ने हामी में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने हवा में हाथ लहराया और उनके हाथ में एक चमकदार पत्थर आ गया। ये एक शक्ति से बना पत्थर है विद्युत। कभी तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओ तो इस पत्थर को तोड़ देना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा या मदद भेज दूंगा। और एक बात, रात को जब चांद सिर पर हो और हवाएं तेज हो तो पहाड़ी पर मिलना, पर होश में। ऐसा कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत मुस्कुराने लगा और वहां से जाने लगा। विद्युत के जाते ही उन्होंने अपने पंख निकाले और तेज रफ्तार से गायब हो गए। कमांडर विजय ने यह नजारा अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गया, क्योंकि पंख बनाकर उड़ने की शक्ति सिर्फ एक मूल शक्ति स्तर का योद्धा ही कर सकता था। विजय की आंखों में खौफ था और उसके मन में सवाल उठ रहे थे, ये बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? दुदुसी के साथ राज्य के रक्षक वेदा और थामा की लड़ाई के दौरान थामा की शक्ति की वजह से
कोई उनका चेहरा नहीं देख पाया था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उस दिन वो योद्धा कौन था। कमांडर विजय को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो पत्र हाथ में लिए शक्ति महल की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे सभी सैनिक भी महल में चले गए थे। असल में शक्ति महल का संचालन सुपर 7 वॉरियर में से एक कर रहे थे, जिन्हें देव योद्धा भी कहा जाता था। उन्होंने आर्यावर्त के हर राज्य में एक शक्ति स्थल की स्थापना की थी और अपने दिव्य मंत्रों से उसे सिद्ध किया। यहां एक महादिव्य अस्त्र भी स्थापित था। हर योद्धा शक्ति महल से इस अस्त्र की तकनीक और विद्या को हासिल करना चाहता था। हर 6 महीने में देश के कोने कोने से योद्धा इस विद्या को सीखने आते थे, पर यह अस्त्र खुद ही अपना वारिस चुनता था। पिछले 5000 सालों से कोई भी इस अस्त्र की तकनीक को नहीं जान पाया था, इसलिए कई लोग इसे मिथ्या मानने लगे थे। रात्रि का समय, हवा तेज बह रही थी, चांद आकाश में ऊपर आ चुका था। एक लड़का पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हर दिशा में झांक रहा था। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। किसे ढूंढ रहे हो लड़के? आवाज सुनकर विद्युत ने पीछे मुड़कर देखा तो लाल कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके माथे पर चोट का निशान था। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मित्र, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विद्युत की बात सुनकर बूढ़े थामा मुस्कुराए और पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए बोले, मित्र विद्युत, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? विद्युत ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं मित्र। बूढ़े थामा ने कहा, तुम्हारे शरीर पर ये निशान क्या तुमने खुद बनाए हैं? और ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? ये सवाल सुनकर विद्युत थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन बोला, देखो मित्र, ये निशान मेरे शरीर पर कैसे आए मुझे नहीं पता। मुझे अपना बचपन याद नहीं है। ये लॉकेट मेरी मां का है और ये भाला मेरे पिता का है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बस बूढ़ी दादी कहती है कि मैं बहुत खास हूं और ये निशान किसी को ना दिखाऊं। दादी के बाद ये बात सिर्फ तुम्हें पता है मित्र, क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई मित्र नहीं है। ये कहकर विद्युत एक पल के लिए उदास हुआ और फिर मुस्कुराने लगा। तभी बूढ़े थामा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब भी मैं किसी से लड़ता मिलूं तो तुम बीच में नहीं आओगे, जब तक कि तुम अपने 7 चक्रों को जागृत नहीं कर लेते। विद्युत ने एक पल सोचकर कहा, ठीक है मित्र, मैं वादा करता हूं, जब तक तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा मैं बीच में नहीं आऊंगा। विद्युत के मुंह से ये बात सुनकर बूढ़े थामा अजीब तरह से हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। कुछ पलों के बाद बूढ़े थामा बोले, देखो मित्र विद्युत, कल जो मुकाबला होने वाला है उसमें 1000 से अधिक योद्धा भाग लेंगे। इसमें 15 से 18 साल तक के योद्धा शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और कुछ ऐसे हैं जो दूसरा चक्र जागृत करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना पहला चक्र जागृत करना होगा। इसलिए जब तुम मुकाबले में हिस्सा लोगे तो अपना लॉकेट उतार कर लड़ोगे। बूढ़े थामा की बात सुनकर विद्युत चौंक गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत चौंकते हुए कहा, यह लॉकेट मेरी रक्षा के लिए है। बूढ़े थामा विद्युत की बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, विद्युत, तुम समझ नहीं रहे हो, यह लॉकेट तुम्हारी शक्तियों को दबा कर रखता है। अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम्हारी शक्ति आजाद हो जाएगी और मैं तुम्हें उन्हें काबू करने में मदद कर पाऊंगा। क्या सच में उस लॉकेट के अंदर कुछ खास बात थी जो विद्युत की शक्तियों को दबा रही थी? क्या होगा जब विद्युत अपना लॉकेट उतारेगा और क्या वो अपनी शक्तियों को काबू कर पाएगा? आखिर विद्युत के माता पिता कहां हैं? वो क्यों अपनी दादी के साथ रहता है? क्या है विद्युत के शरीर पर बने उन निशानों का रहस्य? ऐसे सभी सवाल आपके जहन में भी अवश्य गूंज रहे होंगे, है ना? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।
बूढ़े योद्धा थामा के साथ विद्युत पहाड़ी पर था। जैसे ही थामा ने विद्युत से लॉकेट उतारने के लिए कहा तो वो परेशान होकर सोच में पड़ गया। विद्युत के चेहरे पर हल्की परेशानी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, मैं ये जानता हूं कि मेरा अग्नि शक्ति ग्रंथ तुम्हारे पास है। मैं वो ग्रंथ तुमसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने उसे अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। आचार्य थामा के मुंह से अग्नि शक्ति ग्रंथ का नाम सुनकर विद्युत के चेहरे पर घबराहट और उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। वो हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे करने लगा। विद्युत के चेहरे पर खौफ देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो विद्युत, डरो मत। मैंने आज ही तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुम्हारे लेटर पर अपने गुरु की मोहर भी लगाई है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है, इसलिए तुम उस ग्रंथ को अपने पास रखो, मुझे कोई एतराज नहीं। उसमें रफ्तार और बचाव की तकनीक है और उसके दूसरे हिस्से में हमले की तकनीकें हैं जो मेरे पास है। आचार्य थामा ने विद्युत को दिखाते हुए कहा, और जब विद्युत ने उनके हाथ में ग्रंथ का दूसरा हिस्सा देखा तो वो हैरान रह गया। विद्युत की आंखों में हल्की हैरानी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें युद्ध और लड़ाई की वो तकनीकें सिखाऊंगा कि तुम एक दिन इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योद्धा बनोगे। तुम्हारा मुकाबला वो सुपर 7 योद्धा भी नहीं कर पाएंगे जिनका नाम इस दुनिया में फैला हुआ है। आगे का फैसला तुम्हारा है। आचार्य थामा महसूस कर रहे थे कि उनकी बात सुनकर विद्युत की आंखों में चमक आ गई थी और वो समझ गए थे कि यही सही वक्त है। वो आगे बोले, लड़के, इतना ही नहीं, मेरे पास एक रहस्यमयी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 3 चक्रों को जागृत करना होगा और मूल तात्विक शक्तियों को हासिल कर उन पर काबू पाना होगा। आज मैं तुम्हारे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। ये कहते हुए आचार्य थामा ने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुके थे कि विद्युत को मनाना बहुत मुश्किल है। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत खुश होकर बोला, क्या सच में आप मेरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे? आप सच में मुझे वो तकनीक सिखाएंगे? विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा हंसते हुए बोले, लड़के, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो तकनीक कहां है। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, पर उसे तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत का चेहरा उदास हो गया और वो सिर झुकाकर बैठ गया। तभी थामा बोले, इस तरह हार मत मानो लड़के। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और बिना कीमत दिए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। देखो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा लॉकेट दिव्य रैंक के तिलिस्मी मणि से बना है। ये शक्ति और ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए तुम्हारे आसपास कोई ऊर्जा नजर नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला हारने वाले हो तो तुम इस लॉकेट को उतार देना। ज्यादातर योद्धा दूर से मुकाबला करते हैं, इसलिए तुम आराम से ये लॉकेट उतार सकते हो। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत ने एक पल सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया। विद्युत की हामी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी के सामने अग्नि शक्ति ग्रंथ की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। यह तकनीक बहुत खास है और जिस दिन तुम किसी अग्नि मूल तत्व शक्ति को हासिल कर लोगे तब तुम्हें इस तकनीक की ताकत का पता चल जाएगा। आचार्य थामा की हर बात को विद्युत बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ को अपने भाले से काट दिया। उसके हाथ से रक्त निकल रहा था। विद्युत ने अपना हाथ सामने लाते हुए कहा, मैं विद्युत रघुवंशी इस धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूं,
जैसे जैसे विद्युत बोल रहा था, आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। तभी विद्युत फिर बोला, मैंने अपने गुरु को दिया वचन तोड़ा, तो देवता मुझे इसका दंड दे। ये कहकर विद्युत आचार्य थामा के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। ये देख थामा ने तुरंत उसे उठाया। विद्युत को प्रशिक्षण के लिए तैयार होते देख आचार्य थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, अपने कपड़े उतार कर इस पत्थर पर बैठो और अपना लॉकेट भी उतार कर रख दो। विद्युत ने आचार्य थामा के कहे अनुसार अपने कपड़े उतारे। उसके शरीर पर बने चक्र, त्रिशूल, शंख, चांद, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश के निशान साफ साफ नजर आने लगे। इन रहस्यमय निशानों के साथ कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे थे, जिन्हें देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, यकीन नहीं होता कि 5 मूल तत्व शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका इसके शरीर पर बना है। लेकिन विद्युत जैसे ही लॉकेट उतारने वाला था कि तभी आकाश से बिजली आकर पास वाले पेड़ पर गिरी और वो जलकर राख हो गया। ये देखकर विद्युत बोला, आचार्य, क्या ये समय ठीक है? आज मौसम बहुत खराब है। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। तभी आचार्य थामा बोले, डरो मत विद्युत। जब किसी की बंधी शक्ति मुक्त होने वाली होती है तो प्रकृति में इसी तरह के बदलाव होते हैं। इसके बाद आचार्य ने मन में कहा, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता कि तुम्हारी जन्मजात शक्ति बिजली है और इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम विद्युत रखा था। तभी आचार्य विद्युत के शरीर पर बने टैटू को देखते हुए मन ही मन बोले, अद्भुत, ये सभी दिव्य चिन्ह हैं। विद्युत, एक दिन तुम सभी ब्रह्मा शक्ति को हासिल करोगे और इस धरती के ब्रह्म योद्धा बनोगे। उस पहाड़ी से दूर राजघराने के महल में ऋतिक वेदा आकाश की ओर देख रहे थे और अपने साथ खड़े राजा नागार्जुन से बोले, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी नागार्जुन बोले, महान ऋतिक वेदा, यह प्रकृति कैसा भयानक रूप ले रही है। तभी ऋतिक वेदा बोले, आप परेशान न हो महाराज, आज जरूर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। मैंने राज्य और महल पर अपना शक्ति कवच चढ़ा दिया है, राज्य को कोई क्षति नहीं होगी। तभी नागार्जुन बोले, ये शक्ति अच्छी है या बुरी? नागार्जुन के सवाल पर ऋतिक वेदा ने कहा, शक्ति कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती महाराज, ये तो उसके धारण करने वाले पर निर्भर करती है। पर यह तो सच है कि कोई दिव्य शक्ति आज जागृत हुई है। मेरी पूर्वजों से यही प्रार्थना है कि कोई नई मुसीबत ना हो। वहीं दूसरी ओर उस पहाड़ी पर विद्युत के साथ मौजूद आचार्य थामा ने कहा, अपनी आंखें बंद करके साधना करो। उन्होंने विद्युत के सर पर एक हाथ रखा, जिसमें से एक पीली रोशनी निकलने लगी और विद्युत के दिमाग में चली गई। विद्युत ने ध्यान केंद्रित कर आचार्य थामा के बताए मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही विद्युत के मुंह से मंत्र की ध्वनि निकली, उसके आसपास की बिखरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसके शरीर पर बना आकाश का निशान चमकने लगा और तभी बादलों में फिर से तेज गड़गड़ाहट हुई। आकाश से एक भयानक बिजली विद्युत पर गिरी और उसका शरीर सफेद प्रकाश से चमकने लगा। तभी आचार्य ने देखा कि विद्युत कांपने लगा है और उसका शरीर पीला पड़ रहा है और उस पर दरारें पड़ रही है। आचार्य ने तेज आवाज में कहा, विद्युत, विद्युत, क्या तुम ठीक हो? विद्युत कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति का प्रवाह इतना तीव्र हो कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी विद्युत ने एक दर्द भरी चीख निकाली, आ! जब आचार्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो घबरा गए। दरारें उसके पूरे शरीर से होती हुई चेहरे तक जा चुकी थी और उनमें से रोशनी निकल रही थी। जब आचार्य ने देखा कि विद्युत के शरीर की दरारें बढ़ रही है तो वो घबरा गए और सोचने लगे कि यदि इसी तरह से ये दरारें बढ़ती रही तो इसका शरीर फट जाएगा।
ये सोचकर आचार्य बोले, हे भगवान, ये बिजली की शक्ति रुक क्यों नहीं रही? क्या देवता चाहते हैं कि यह मासूम बालक मारा जाए? इधर उस पहाड़ी से दूर नागार्जुन और ऋतिक वेदा ने ये देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गई और वो बोले, ये क्या हो रहा है महान वेदा? तभी ऋतिक वेदा बोले, किसी ने बिजली की शक्ति का आह्वान कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुरंत वहां जाकर देखूंगा कि यह किसने किया है। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इधर पहाड़ी पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और तभी आचार्य तेज आवाज में बोले, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, यह शक्ति तुम्हारी है। विद्युत को आचार्य की कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी। दर्द और पीड़ा से उसके दांत कड़कड़ाने लगे और उसने एक तेज आवाज में चीख निकाली और वो बेहोश हो गया। बिजली गिरना बंद हो गई। जब आचार्य ने देखा तो वो हैरान हो गए और बोले, यकीन नहीं होता, इसने पूरी शक्ति को काबू कर लिया। अब इसे बस एक तकनीक की जरूरत है और ये किसी तीसरे स्तर के योद्धा को भी जान से मार सकता है। तभी आचार्य को महसूस हुआ कि कोई उसी ओर आ रहा है। ये शक्ति बहुत ताकतवर है। आचार्य ने गौर किया कि ये तो कोई अनजान शक्ति है। मुझे विद्युत को छुपाना होगा। आचार्य ने जल्दी से विद्युत को उसका लॉकेट पहनाया और उसका भाला गायब कर दिया। लॉकेट पहनते ही उसकी शक्ति 90% दब गई। तभी आचार्य बोले, यह शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक मणि भी इसको दबाने में असमर्थ है। इसलिए आचार्य थामा ने अपनी शक्ति की मदद से उसे पास की एक छोटी सी गुफा में छुपा दिया और पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। तभी वहां एक नीली शक्ति से बने पंखों के साथ एक योद्धा आया जो अपने नीले कपड़ों में रात के अंधेरे में चमक रहा था। ये कोई और नहीं, महान योद्धा ऋतिक वेदा थे। ऋतिक वेदा ने आते ही कहा, क्या तुम्हें भी वो शक्ति महसूस हुई? तभी बूढ़े थामा ने कहा, हाँ, इसलिए मैं यहां तुरंत आ गया। हमें बाकी सभी लोगों को सूचित करना होगा। तभी एक शक्ति और वहां आई। वो सुंदर लड़की दुदुसी थी। उसने आते ही कहा, ओह, तो आप दोनों पहले ही आ गए। तभी थामा ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? ये तुम्हारा राज्य तो नहीं है। इस पर दुदुसी ने कहा, बूढ़े, ये राज्य तुम्हारा भी नहीं है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सुनकर थामा को गुस्सा आ गया और वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। तभी ऋतिक वेदा ने कहा, रुको थामा, ये मेरा राज्य है और मैं यहां का रक्षक हूं। और दुदुसी, ये मत समझना कि मैं तुमसे एक स्तर नीचे हूं तो डर जाऊंगा। भले ही मैं तुम्हें आज ना मार पाऊं, पर इस काबिल तो तुम्हें कर दूंगा कि तुम जल्दी खुद ब खुद मर जाओगी। ऋतिक वेदा की बात सुनकर दुदुसी को गुस्सा तो आया और वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने 2 7वें स्तर के योद्धा हैं जिनके पास अभिदाय शक्ति कवच तकनीक है और वो आसानी से मिलकर उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। तभी दुदुसी बोली, एक बार मैं सूरज की शक्ति कवच तकनीक हासिल कर लूं, फिर देखना मैं तुम दोनों शेर और चीते का क्या हाल करती हूं। अगर तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर अपने महल में ना रखा तो मेरा नाम भी दुदुसी नहीं। और ये कहकर वो वहां से चली गई। तभी ऋतिक वेदा बोले, अगर उस महान योद्धा ने हमें यह अभिदाय कवच तकनीक नहीं दी होती तो शायद हम कब के मारे जाते। इस पर थामा नाराज होकर बोले, तुम्हें तो कुछ दिया था, मुझसे तो छीन लिया था। अगर आज मेरे पास वो मणि होती तो मैं इसके साथ इस दुदुसी के उस भाई का भी काम तमाम कर देता। खैर छोड़ो, गलती मेरी ही थी। मैंने भी निर्दोष 7वें स्तर के योद्धा को मार दिया था। ये मेरी ही गलती थी जो रफ्तार और शक्ति के लिए जाना जाने वाला मैं अश्वत्थामा दर दर इस धरती पर भटक रहा हूं। कलयुग आ चुका है। एक दिन वो ब्रह्म योद्धा आएगा
और मेरा इंतजार खत्म होगा। तभी ऋतिक वेदा बोले, अच्छा जब यहां कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे थामा। इस पर थामा ने मुस्कुराकर हां में जवाब दिया और ऋतिक वेदा वहां से चले गए। जब थामा ने देखा कि दोनों महाशक्तियां जा चुकी हैं, तो उन्होंने गुफा से पत्थर हटाया और उसके बाद अपना शक्ति कवच भी हटाया। इतनी देर में विद्युत का शरीर पहले से बेहतर हो गया था और उसके शरीर के निशान खत्म होने लगे थे। ये देखकर आचार्य थामा ने राहत की सांस ली और वहीं विद्युत के बगल में बैठकर आराम करने लगे। जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली और वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि आचार्य उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी विद्युत ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आचार्य, क्या मेरा चक्र जागृत हुआ? क्या मैं कामयाब हुआ? इस पर आचार्य थामा ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तभी विद्युत ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद किया और पास की एक चट्टान पर प्रहार किया। विद्युत ने महसूस किया कि उसके प्रहार करते ही चट्टान में दरार पड़ गई। तभी आचार्य ने कहा, यह ताकत तुम्हारे लॉकेट पहने रहने के बावजूद है। अगर लॉकेट उतार कर प्रहार करते तो यह चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती विद्युत। लेकिन अभी भी तुम इस शक्ति का केवल 20% भाग ही काबू कर पा रहे हो। इसलिए हमें तुम्हारा दूसरा चक्र जागृत करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर और अधिक मजबूत हो जाएगा। फिर तुम इस शक्ति का आधा भाग इस्तेमाल कर पाओगे। क्यों आचार्य थामा विद्युत की मदद कर रहे हैं? क्या विद्युत अपनी शक्तियों को और अतीत को जान पाएगा? क्या है विद्युत की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरपूर एक अनदेखी दुनिया की कहानी, ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आचार्य थामा गुप्त रूप से विद्युत के गुरु बन चुके थे। वो विद्युत को इंद्रपुरी साम्राज्य में होने वाले मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे। विद्युत ने गंभीर स्वर में आचार्य से पूछा, तो हम कब करेंगे मेरा दूसरा चक्र जागृत? इस पर आचार्य थामा बोले, अभी नहीं। इससे पहले तुम्हें मुकाबला जीतना होगा और शक्ति महल के स्तंभ में उस महान युद्ध की तकनीक हासिल करनी होगी जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए तुम्हें उस महाशक्ति अस्त्र को पाना है। ध्यान रहे, तुम्हें किसी भी तरह पहले स्थान पर आना है। यह बात याद रखना विद्युत। यह सुनते ही विद्युत बोला, आचार्य, मैं पहला स्थान जरूर हासिल करूंगा। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे बिजली कड़क रही हो। उसकी बात सुनकर आचार्य थामा मुस्कुराते हुए बोले, चलो, शक्ति महल जाने का समय हो गया है। मैं अब चलता हूं, तुम्हें वहीं मिलूंगा। ध्यान रहे, किसी को भी यह पता ना चले कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान रहे, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। विद्युत जोश के साथ बोला, आचार्य, आप परेशान न हो, आप बस मेरा शक्ति प्रदर्शन देखना। फिर विद्युत मन ही मन बोला, संभल कर रहना तेजस, विद्युत आ रहा है। जब आचार्य थामा वहां से चले गए तब विद्युत ने भी पहाड़ी से उतरना शुरू किया, पर विद्युत हैरान था। पहले के मुकाबले अब उसे पहाड़ी में उतरने में बहुत कम समय लगा और उसका शरीर भी पहले के मुकाबले मजबूत और ताकतवर हो गया था। विद्युत फल और सब्जियां लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा, लेकिन जब विद्युत झोपड़ी के अंदर गया तो वो हैरान रह गया। उसकी दादी वहां नहीं थी। विद्युत ने आसपास देखा, लेकिन दादी का कोई नामो निशान नहीं था। अभी विद्युत सोच में डूबा हुआ था कि दादी आखिर कहां चली गई। तभी एक थप्पड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो सामने आंगन में जाकर गिरा। विद्युत उठा और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, दादी, अब क्यों मारा मुझे? विद्युत का सवाल सुनकर बूढ़ी दादी गुस्से से कांपते हुए बोली, तूने मुझसे झूठ बोला और कसम तोड़ी। तूने लॉकेट को गले से क्यों निकाला? क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मैं तेरे बाप की मां हूं। तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे पूछे बिना मुकाबले में भी हिस्सा ले रहा है। तभी विद्युत बोला,
दादी, आपको कैसे पता चला? इस पर दादी बोली, तू जब कल यहां नहीं था तो तेजस और उसके पिता आए थे। मैंने उनसे कहा कि तू मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। बेटा, जब तक तेरे पिता लौट कर नहीं आते तब तक हमें ऐसे ही छुप कर रहना होगा। तू नहीं जानता, तुझे बचाने के लिए तेरे माँ बाप ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। वो चाहते थे कि तू जिंदा रहे और अपनी जिंदगी आराम से जिए। यह सब सुनकर विद्युत को गुस्सा आ गया और वो बोला, किसने मुझे मारने की कोशिश की? मुझे बताओ दादी, कौन है जिससे लड़ने के लिए मेरे माता पिता गए और अब तक नहीं लौटे? जब दादी ने सुना कि विद्युत सच जानना चाहता है तो वो डर से कांपने लगी। यह डर इस बात का नहीं था कि उनका पोता विद्युत गुस्से में था। यह डर इस बात का था कि वो आएगा और उसके पोते को भी ले जाएगा। तभी दादी बोली, बेटा, तू मुझसे वादा कर कि तू एक आम जिंदगी जिएगा और दोबारा लॉकेट को नहीं उतारेगा। यह बात सुनकर विद्युत प्यार से अपनी दादी को बिस्तर पर बिठाकर बोला, दादी, आप कहती थी कि मेरे पिता एक महान योद्धा थे। उन्होंने आपको यह भाला मुझे देने के लिए कहा था, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि मैं ताकतवर बनूं और उन्हें ढूंढूं। क्या आप यही चाहती हैं कि मैं एक नालायक रहूं? क्या पता वो मेरा इंतजार कर रहे हों कि उनका बेटा एक दिन लौटेगा और उन्हें बचाएगा। इसलिए दादी, मुझे शक्ति महल जाने की इजाजत दो। ये सुनते ही दादी रोने लगी। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने पोते विद्युत के गले लगकर बोली, मेरा बेटा तो चला गया, अब ये बूढ़ी दादी इतनी ताकत कहां से लाएगी? अगर उसके पोते को कुछ हो गया? दादी को रोते देख विद्युत दृढ़ता से बोला, इसीलिए दादी, मैं ताकतवर बनूंगा और इतना ताकतवर बनूंगा कि मेरे दुश्मनों की रूह भी खौफ खाएगी। ऐसा कहते वक्त उसके शरीर से बिजली की छोटी छोटी चमक बाहर आने लगी और उसके गले का लॉकेट लगातार उन्हें सोखते हुए चमकने लगा। जब दादी ने यह देखा तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, तूने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया? यह बात सुनकर विद्युत हैरान हो गया, पर उसने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो बोला, हां दादी, अब मैं 15 साल का हो गया हूं और मैं धीरे धीरे मेहनत और ध्यान करके अपने 7 चक्रों को जागृत करूंगा और एक दिन ब्रह्म योद्धा बनूंगा। जब दादी ने अपने पोते के मुंह से यह बात सुनी तो वो हैरान हो गई और बोली, मेरा पोता ब्रह्म योद्धा जरूर बनेगा। तभी दादी हड़बड़ाकर वहां से हट गई और सामान को इधर उधर फेंकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। ये देख विद्युत से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या ढूंढ रही हो दादी? पर दादी कुछ नहीं बोली। बहुत देर बाद दादी ने एक छोटी अटैची के जितना बक्सा उसके हाथ में दिया और कहा, ये तेरे पिता के कपड़े हैं विद्युत। जब भी तेरे पिता लड़ाई या मुकाबले के लिए जाते थे तो वो अक्सर इन्हीं कपड़ों को पहनते थे। ये कपड़े बहुत मजबूत हैं, जो शक्ति और ऊर्जा से बने हैं। इनमें कभी बदबू नहीं आती और ना ही ये कभी गंदे होते हैं। अब जब तू अपनी जिंदगी का पहला मुकाबला लड़ने जा रहा है तो ऐसे कपड़े पहनकर जाएगा। वहां पर बड़े बड़े अमीर और ताकतवर योद्धा आएंगे, तो तू किसी से कम नहीं दिखना चाहिए। यह सुनकर विद्युत ने जल्दी से बक्सा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा ग्रंथ और एक जोड़ी लाल और काले रंग के कपड़े थे। विद्युत जैसे ही ग्रंथ को छूने वाला था तो दादी ने उसे रोका और बोली, विद्युत, इसे जब तू जीत कर आएगा तब दूंगी, तब तक इन कपड़ों से काम चला। दादी की बात सुनकर विद्युत ने जिद नहीं की और कपड़े पहनने लगा। जब विद्युत ने कपड़े पहने तो वो एक योद्धा की तरह लग रहा था। काले रंग के कपड़ों पर लाल रंग का कोट और उस कोट पर अग्नि, वायु, पानी, आकाश, भूमि के चिन्ह बने थे। जब विद्युत ने उन चिन्हों के बारे में पूछा तो दादी बोली, तेरे पिता एक महान योद्धा थे बेटा। वो अग्नि, वायु, जल, आकाश, भूमि सभी शक्तियों को जागृत कर चुके थे। वो एक महान योद्धा थे। तू बिल्कुल उनके जैसा है।
लंबे बाल, गोरा चेहरा और एक मस्कुलर शरीर के साथ लंबी कदकाठी में, काले रंग के कपड़ों के ऊपर लाल कोट, पीछे पंचतत्व के निशान, हाथ में सुनहरे रंग का भाला और गले में चमकते लॉकेट के साथ विद्युत एक महान योद्धा लग रहा था। दादी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, जा बेटा जा, पर ध्यान रहे अपनी शक्ति से कम लोगों को आकर्षित करना। ये दुनिया हर उस इंसान के दुश्मन बन जाती है जो ताकतवर बनने की कोशिश करता है। दादी का आशीर्वाद लेकर विद्युत ने अपने चेहरे को कोट से ढका और शक्ति महल के रास्ते पर चल दिया। अपने पहले चक्र के जागृत होने के बाद विद्युत की चेतना स्थिर हो गई थी और उसे आसपास की सभी बातें सुनाई दे रही थी। इसके अलावा विद्युत की शारीरिक रचना भी गठीली हो गई थी। उसके हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो गई थी और पहले से बड़ी हो गई थी और उसका चेहरा कस गया था। विद्युत इस बात से हैरान नहीं था। हैरान तो वो इस बात पर था कि आसपास से गुजरने वाली जवान युवतियां और महिलाएं उसे लगातार घूर रही थी। विद्युत की सुनने की शक्ति में भी इजाफा हुआ था और वो आसानी से सुन पा रहा था कि वो युवतियां उसके बारे में बात कर रही थी। पर विद्युत ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने था, शक्ति महल। विद्युत शक्ति महल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। राज्य के हर इंसान का सपना इस महल में जाने का होता था, पर कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता था। आते जाते हर कोई बाहर से ही इस महल को देखकर आहें भरता था। अभी विद्युत महल को देख ही रहा था कि उसके कानों में आवाज आई। एक सैनिक उसके सामने आया और बोला, ए लड़के, यहां आम लोगों की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मुकाबले में हिस्सा लेने नहीं आए हो तो जाओ यहां से। दर्शकों के लिए मैदान में जगह बनाई गई है, वहां जाकर बैठो। यह महल सिर्फ योद्धाओं के लिए है। उस सैनिक की बात सुनकर विद्युत बोला, मैं मुकाबले में हिस्सा लेने आया हूं। ये सुनते ही सैनिक बोला, अच्छा माफ करना, आप इधर से अंदर जाएं और अपना नाम बताएं। विद्युत ने सर हिलाया और शक्ति महल के बड़े द्वार की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर सीढ़ियों पर चलने के बाद विद्युत ने देखा एक सैनिक जो उम्र में बड़ा था और अपनी शक्ति के पहले स्तर पर था। विद्युत के सामने आते ही उस बुजुर्ग सैनिक ने कहा, अपना और अपने गुरु का नाम बताएं। बुजुर्ग सैनिक का सवाल सुनकर विद्युत ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम विद्युत है और मेरे पास मेरे गुरु की सुनहरी मोहर है, टाइगर के पंजे की। आप देख सकते हैं। और उनका परिचय देने से उन्होंने मना किया है। विद्युत की बात सुनकर उस बुजुर्ग सैनिक ने नजर उठाकर विद्युत को देखा और अपने रजिस्टर में लिखे नाम देख ही रहा था कि तभी दो लड़कियां भागती हुई वहां आई। उनके वहां आते ही सभी सैनिकों के चेहरे पर चमक आ गई। सच तो यह था कि ये दोनों लड़कियां इंद्रपुरी राज्य के एक दरबार की राजकुमारियां थीं। हालांकि इनका ओहदा राजघराने से कम था, पर शक्ति के मामले में यह परिवार राज्य के दो सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। उनमें से एक लड़की, जिसने नीले रंग की योद्धाओं जैसी कसी हुई ड्रेस पहनी हुई थी, विद्युत को धक्का देते हुए आगे आ गई और बोली, बुजुर्ग गहरा, मेरा नाम जल्दी से लिख लीजिए और मेरी बहन का भी। ये देखकर विद्युत हैरानी से बोला, देखिए मोहतरमा, मैं यहां पहले से खड़ा हूं। विद्युत ने इतना कहा ही था कि नीले ड्रेस वाली लड़की मायरा बोली, हाँ तो ठीक है, खड़े रहो, मैंने कब रोका है, बस आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दो। मायरा की बात सुनकर वहां खड़े सभी सैनिक हंसने लगे और हंसते हंसते एक सैनिक विद्युत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे मित्र, नाराज मत होना। वो क्या है, मायरा पुरानी योद्धा है। बस पिछली बार ये अपनी मूल ऊर्जा जांच में फेल हो गई थी, इसलिए इसे मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। उस सैनिक की बात सुनकर मायरा गुस्से से बोली, हंस लो हंस लो, इस बार मैंने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया है और मैं ही जीतूंगी, फिर देखूंगी कौन मेरा मजाक उड़ाता है। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम नायरा था, वो विद्युत के सामने आकर विद्युत से अपनी बहन के लिए माफी मांगते हुए बोली, कृपया आप मेरी बहन को माफ कर दें। तभी मायरा अपनी बहन नायरा का हाथ खींचते हुए उसे अंदर ले गई। जैसे ही वो दोनों लड़कियां अंदर गई, तभी एक अधेड़ उम्र के इंसान की तेज आवाज वहां गूंजी और वो इंसान, जो हल्के पीले कपड़े पहने हुए था, वो बोला, शैतान लड़कियों, रुक जाओ, कम से कम मेरा लिहाज तो करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं।
जब वो इंसान सीढ़ियों से ऊपर आया तो सभी सैनिकों ने आदर से सर झुकाया और एक सैनिक ने झुककर कहा, आचार्य रमाकृष्ण, आपका स्वागत है। और तभी दूसरा सैनिक बोला, आचार्य, आपने तो कमाल कर दिया। आपने मायरा का भी पहला चक्र जागृत कर दिया। आचार्य ने मुस्कुरा कर देखा और अंदर जाने लगे। तभी आचार्य रमाकृष्ण ने एक बार पलटकर विद्युत की ओर देखा और मुस्कुराए। इसके बाद बुजुर्ग सैनिक ने विद्युत को देखते हुए रूखी आवाज में कहा, आप क्या सारा दिन यहीं खड़े रहोगे? क्या तुम्हें मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना? विद्युत हैरान था। यह बुजुर्ग सैनिक उन लड़कियों से कितने प्यार से बात कर रहा था। तभी विद्युत मन ही मन बोला, किसी ने सच ही कहा है कि स्त्री चाहे तो पत्थर की मूरत में भी जान डाल दे। यह कहकर विद्युत ने एक नजर सैनिकों को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब विद्युत अंदर गया तो उसकी आंखें सामने का नजारा देखकर खुली की खुली रह गईं। शक्ति महल के अंदर सैकड़ों योद्धा थे। ये सभी योद्धा मुकाबले में भाग लेने के लिए आए थे। ये देखकर विद्युत हैरान था। तभी विद्युत की नजर शक्ति महल के हॉल की छत पर गई, जो सैकड़ों चमकदार मोतियों से बनी थी, जिससे हॉल के अंदर दिन जैसी रोशनी थी। तभी एक लड़के की हंसने की आवाज वहां पर सुनाई दी। देखो देखो कौन आया, महान विद्युत। जब विद्युत ने सुना तो उसने मुड़कर देखा। उसके सामने तेजस खड़ा था, पर इस वक्त उसके साथ उसके योद्धाओं का समूह नहीं, बल्कि कुछ नए चेहरे थे। विद्युत ने एक नजर उसको देखा और आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि विद्युत का मकसद मुकाबला जीतना था, ना कि किसी भी तरह की बहस में फंसना। हालांकि विद्युत को बुरा लगा था, पर उसे अपने आचार्य की बात याद थी कि तेजस से मुकाबले में उसका सामना होना ही था। इसलिए उसने सोचा था कि वो उसे वहीं पर सबक सिखाएगा। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी और सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। जब विद्युत ने मंच की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। क्या देखा विद्युत ने? किसकी आवाज गूंजी उस हॉल में? क्या विद्युत टिक पाएगा इतने शक्तिशाली योद्धाओं के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए रहस्यों से भरपूर एक अनदेखी दुनिया की कहानी, ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।